इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीसीजी एग्जाम के लिए सीपीसी, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है पार्ट 2, जिसमें मैं 3 ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हर साल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ऐसे 5 और टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस किया, वो लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। डेफिनेटली वॉच इट बिफोर द एग्जाम्स। तो चलते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। सीपीसी मतलब एप्लीकेशंस। उसमें इतने सारे एप्लीकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, कौन फाइल कर सकता है, कौन से सेक्शन में फाइल होता है, क्या टाइम पीरियड है, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो हम फटाफट ये एप्लीकेशंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, अगर आपके पास एक डिक्री है और वो डिक्री अपील में जाके उसमें कुछ चेंजेस हो गए, वो वेरिएशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, या वो पूरा रिवर्स ही हो गया वो डिक्री, पर वो जो इनिशियल डिक्री था वो आपके एग्जीक्यूट हो गया और उसके इनिशियल डिक्री में आपको कुछ नुकसान हुआ है। आप अपील में गए और वो ऑर्डर जो था, वो डिक्री जो था, वो तो रिवर्स हो गया, पर आपका जो नुकसान ऑलरेडी हो चुका है इनिशियल के एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, उस नुकसान की भरपाई आप कैसे करोगे? उसके लिए आप कौन सा एप्लीकेशन फाइल करते हो? रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टिट्यूशन। जो आपको ऑलरेडी नुकसान हो गया है अपील से पहले, जो एग्जीक्यूट हो गया है ऑर्डर, डिक्री जो भी हो गई है एग्जीक्यूट, उसका नुकसान भरवाई के लिए आप फाइल करते हो रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन। और यहाँ पे वो पूछ रहे हैं ये किस सेक्शन में आप फाइल करते हैं। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन सी, सेक्शन 144 सीपीसी। इससे हमेशा हर जुडिशरी के प्रीलिम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस में भी ये काफ़ी काम आता है। इसमें ये कह रहे हैं आपके पास है, चलो मेरे पास एक ऑर्डर है, पर जज साहब से कुछ गलती हो गई, कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, जैसे डैमेजेस दे रहे हैं तो पूरा कैलकुलेट करते वक्त कुछ गलती कर दिए, या फिर पार्टी के नाम्स में कुछ ऐसे टाइपिंग एरर हो गया, ऐसे क्लेरिकल और एरिथमेटिक एरर्स। इसको क्या बोलते हैं? क्लेरिकल एरिथमेटिक एरर्स। अगर आपको ऐसे एरर्स आपको रेक्टिफाई करने हैं, उसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन डालना है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो उस एप्लीकेशन आप कौन से सेक्शन में फाइल करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर है सेक्शन 152, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा क्वेश्चन में ये पूछ रहे, ये जो एप्लीकेशन तो है सेक्शन 152 में, जो आप फाइल किसके लिए कर रहे हो? अभी हमने देखा जो भी क्लेरिकल एरर हो गया या फिर एरिथमेटिक एरर हो गया, पर ये फाइल कौन कर सकता है? क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं एमपीसीजे के, तो ये कौन कर सकता है? कोई भी पार्टी कर सकता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो सेक्शन 152 की जो एप्लीकेशन होती है, इसमें करेक्शन करने के लिए, ये ऑर्डर में करेक्शन करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो कोई भी पार्टी, केस का कोई भी पार्टी फाइल कर सकता है। ओके, चलिए फिर ये पूछ रहे हैं सेक्शन 148 एप्लीकेशन। 148 एप्लीकेशन क्या होता है? देखिए, आपके पास जो सीपीसी है, सीपीसी में चीज़ें करने का प्रोसीजर दिया है और चीज़ें करने के लिए टाइमलाइन भी दिया है कि आपको 60 डेज के अंदर करना है, 90 डेज, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, ऐसे बहुत सारे टाइम लाइन आपको दिए गए हैं सीपीसी के अंदर ही, कोड के अंदर ही। अगर आप उस कोड के अंदर के दिए हुए टाइम, मान लीजिए 60 डेज में आप वो टास्क खत्म नहीं कर पाए, वो प्रोसीजर आपका खत्म नहीं हुआ, तो आप कोर्ट के पास फिर जा सकते हैं अंडर सेक्शन 148, ये मांगते हुए कि जज साहब आप हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, हम उसमें कर लेंगे। ये जो थोड़ा सा और टाइम देने की मांग होती है वो होती है आपकी सेक्शन 148 में, पर उसके लिए भी एक लिमिट है। हाँ, जज साहब टाइम दे सकते हैं अप टू 30 डेज, बस 30 डेज से ज़्यादा का एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकता है। वो आपका कंडीशन हो गया सेक्शन 148 में। ठीक है, ये हो गया हमारा 148 क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे, अब मुझे विड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने सूट फाइल कर लिया, अच्छी बात है, पर अब मिडवे, मतलब वो ख़त्म होने से पहले मुझे वो विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करते हुए मैंने एक और अर्जी भी डाली है कि मैं ये वाला सूट विड्रॉ कर रहा हूँ, पर मुझे एक फ्रेश सूट, फिर से एक और सूट फाइल करने के लिए भी आप परमिशन दे दीजिए। अगर आपका प्रेयर ऐसा है
तो जज को, जो भी कोर्ट है, उनको ये पूरी प्रेयर आपकी माननी पड़ेगी या फिर पूरी तरह उसको मना करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको अलाउ कर दे विड्रॉ करने के लिए सूट, पर आपको अलाउ ना करे फिर से फ्रेश सूट फाइल करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है, फिर वो एनॉमली बन जाता है। फिर आप ऐसे पोजीशन में हो जाते हो जहां पे आपने सूट जो एग्जिस्टिंग है वो तो विड्रॉ कर लिया, पर आप नए सूट नहीं फाइल कर पाते। ये आपका एक प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपका ऑर्डर्स में होता है, विड्रॉल ऑफ सूट। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन बी, रिजेक्ट और अलाउ द एप्लीकेशन इन टोटल। मतलब दोनों चीजें मानो, अगर आपको माफ मतलब ऑर्डर पास नहीं करना है फेवर में, तो पूरा आप फेवर में मत दो, आधा फेवर में देके आधा प्रेयर को ना अलाउ करे, ये चीज नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए हाँ, आप पूछ रहे हैं केविएट। केविएट सबको पता है, केविएट क्या होती है? जब भी आपको अपीलेट कोर्ट में जाने का चांस होता है, तो हो सकता है कि आपका जो फेवरेबल ऑर्डर है वो लेके ऑपोजिट पार्टी अपीलेट कोर्ट में जाए और अपील करे आपके ऑर्डर के अगेंस्ट। ऐसे केसेस में आपको तो पता होना चाहिए ना कि भाई क्या हो रहा है, कौन किसने क्या फाइल किया। ऐसे केसेस में पहले से जानकारी के लिए कि अपील फाइल हुई है कि नहीं, आप फाइल करते हो केविएट। और इस केस में वो पूछ रहे हैं कि कौन सी सेक्शन में आप फाइल करते हो। ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेक्शन 148A। और केविएट वैलिड रहता है 90 डेज में। ये आप कोई भी कोर्ट में केविएट फाइल करो, ये फिक्स्ड है, 90 डेज का ही वैलिडिटी होता है कोई भी केविएट का। हाँ, अब आगे हम दूसरे टॉपिक पे, जो है इंजंक्शंस। ये थोड़ा मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है एंड अब तो एग्जाम बहुत पास है, तो इसलिए मैं फटाफट सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर रही हूँ। अब ये इंजंक्शंस में आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए, इंजंक्शंस में जो टेम्पररी इंजंक्शंस होते हैं, टेम्पररी इंजंक्शंस ये कवर होते हैं, मतलब ये सब आप सीपीसी के प्रोविजंस के हिसाब से डिसाइड करते हो। पर जो दूसरे टाइप के होते हैं जिसको हम बोलते हैं परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है, परमानेंट इंजंक्शन सीपीसी पे कवर्ड नहीं होता है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी एमपीसीजी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको करना ही है। ठीक है, पर अभी क्योंकि हम सीपीसी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंजंक्शंस मतलब टेम्पररी इंजंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो ये पूछ रहे हैं अगर ऐसा एक इंजंक्शन है जो आपको फर्स्ट ही मतलब प्राइमा फेसी केस को देखते ही आपको कोर्ट ने टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर दी, दूसरे पार्टी को बिना सुने ही। ठीक है, मतलब आप प्लेंटिफ हो, आपने फाइल किया, आपको चाहिए था टेम्पररी इंजंक्शन, तो डिफेंडेंट को सुने ही बिना प्राइमा फेसी जो कोर्ट को लगा, उसको देख के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको टेम्पररी इंजंक्शन मिलनी चाहिए इंटरिम में। तो उस केस में कोर्ट पे एक टाइमलाइन होता है कि उसको केस पूरा मतलब दूसरी पार्टी को सुनना है बिफोर 60 डेज, यहाँ पे बिफोर 30 डेज। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट इन विच इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड आपको डिसाइड करना है। ये विद इन 30 डेज है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 30 डेज पे बहुत बार क्वेश्चन, इसी को आप थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में भी देखते हैं, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं सिनेरियो ऐसा, जिसमें ऐसा होता है कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी एक को इंटरिम टेम्पररी इंजंक्शन दे दिया दूसरे पार्टी को सुने बिना, तो विद इन 30 डेज आपको वो केस खत्म करना ही पड़ता है। केस मतलब इंटरिम वो टेम्पररी इंजंक्शन के एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये पूछ रहे हैं जो भी आपका टेम्पररी इंजंक्शन होता है उसमें वेरिएशन का कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप दिखाते हैं कि इंजंक्शन जो कंडीशंस पे ग्रांट हुई है वो कंडीशंस ही चेंज हो गए, इंजंक्शन के कंडीशंस में जब चेंज आ जाती है, कंडीशंस हैव चेंज्ड, तो आपका ऑर्डर का वेरिएशंस हो सकता है। वो पूछ रहे हैं आप ये कहाँ लिखा है, ये काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कहाँ लिखा है, ये आपका लिखा है रूल 4 ऑफ ऑर्डर 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ,
ये पूछ रहे हैं कि आप अगर आप डिफेंडेंट हो, डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन विच ऑफ द केसेस। ये आपका एक्चुअली बेरैक से डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 3। जब आपका जो प्रॉपर्टी है, जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, आपको लगता है कि वो वेस्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, या फिर जो ऑपोजिट पार्टी है वो उसको बेच रहा है किसी और को, एलियनेट कर रहा है, ऐसे केसेस में आप एज अ डिफेंडेंट आप टेम्पररी इंजंक्शन मांग सकते हैं। ये बस वही पूछ रहे। ये आपका कहाँ लिखा है? ये तो ऑर्डर में ही लिखा है, ऑर्डर 39 का। अगर आप रूल 1A देखते तो वहीं पे ये आपको क्लियरली मिल जाएगा। ओके, चलिए एक और। आप देख रहे हो कितने क्वेश्चन, ये तो हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का आता है टेम्पररी इंजंक्शन से। ओके, अ डिक्री फॉर इंजंक्शन इफ नॉट ओबेड। अगर आप इंजंक्शन को ओबे नहीं करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हो? क्वेश्चन वो है, देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ को ओबे नहीं करते हो तो आपके पास अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है। सेम आपके पास इंजंक्शन में भी होता है। तो ये ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इज एग्जीक्यूटेबल बाय डिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ये भी आपका बेरैक बेस्ड कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा एप्लीकेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, चलते हैं थर्ड टॉपिक पे, जो कि है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी इंसान मर जाता है या फिर वो मतलब मुकदमा लड़ते लड़ते वो इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो वो लीगल मतलब वो कैपेसिटी नहीं रहती है उसकी वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करने में। तो उस केसेस में कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब वो पूरी जो सूट है वो खुद खत्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं अबेटमेंट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, where a suit is abated or dismissed under order 22 of CPC, तो फिर क्या on the same cause of action आप फिर से नए सूट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो। ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगर आपका एक बार सूट अबेट हो गया, ऑर्डर 22 डील करता है अबेटमेंट से, ठीक है, रिवाइज कर लो अभी फटाफट। तो ऑर्डर 22 में अबेटमेंट की बात होती है। अबेटमेंट 3 कारण की वजह से होते हैं, डेथ, मैरिज या इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टी। अगर ऐसे केसेस में आपका सूट डिसमिस हो जाता है तो उसी कॉज ऑफ एक्शन, द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेके आप फिर से एक नया सूट नहीं फाइल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन ना 2 या 3 बार आया है आपके MPCJ प्रीलिम्स में, ठीक है, तो ये ध्यान से एक बार देख लो। चलिए एक और देख लेते हैं। इफ द सोल प्लेंटिफ, मतलब एक ही प्लेंटिफ है, सोल प्लेंटिफ मतलब एक ही प्लेंटिफ है और वो मर जाता है, पर वो जब मरता है हियरिंग ऑफ द सूट खत्म हो गई, ठीक है, सूट की पूरी हियरिंग खत्म हो गई, पर जजमेंट बचा है। मतलब उसका मतलब वो ये कि हियरिंग तो खत्म हो गई पर जजमेंट अभी बचा है। उस केस में क्या ये अबेट होता है? नहीं, कंटिन्यूज एज इट इज, अबेट नहीं होता है। हाँ, जो एक ही बंदा था वो तो मर गया, जो प्लेंटिफ था, पर क्योंकि हियरिंग खत्म हो गई तो बस जजमेंट की ही देरी है। तो जैसे ही जजमेंट आ जाएगा वो प्लेंटिफ के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे वो जो भी ऑर्डर है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको पूरी सूट को अबेट करने की ज़रूरत नहीं है, सूट विल कंटिन्यू एज इट इज़, ठीक है। यही क्वेश्चन था दूसरे वर्ड्स ने, उन्होंने दूसरे किसी और साल में भी पूछा था। यही कह रहे, वेर एनी पार्टी डाइज आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग। तो हियरिंग सेम जो पहले के थे वही फैक्ट्स हैं, हियरिंग खत्म हो गई पर जजमेंट अभी आई नहीं है और पार्टी मर जाते हैं, तो क्या होगा? सूट शैल नॉट अबेट। अभी हमने देखा सूट शैल नॉट अबेट, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। बस यही है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आपने देखा अबेटमेंट से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इंजंक्शन से भी सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं और वही ऑर्डर से बेस्ड, ऑर्डर 39 के बेस्ड, बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक्स मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं, ये वाले आप क्विकली एग्जाम से पहले रिवाइज करके अपने नंबर्स पे अपना जो मार्क्स है आप 10 नंबर तक बढ़ा सकते हो।